हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चा आज हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। क्लियर है? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हेलो स्टूडेंट्स, तो बच्चा आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना नया टॉपिक, दैट इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ा था अबाउट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो दो तरह की हमने न्यूट्रिशन पढ़ी थी, दैट इज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या था बच्चा कि जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक सेल्फ फूड, जो खाना खुद बनाते हैं वो कौन सी न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, एनिमल्स कौन सी न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं बच्चे? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, विच इज द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडेंट अपॉन अदर्स फॉर देयर फूड। ठीक है। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में द एनिमल्स do not prepare food by themselves. They depend either on plants or animals. Since we know that animals depend upon the external source for food. ठीक है बच्चे, एनिमल्स क्या करते हैं? खुद से अपना खाना खुद नहीं बनाते। ठीक है। अपने से नहीं बनाते, वो दूसरों पे डिपेंडेंट रहते, चाहे फिर वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट हो, चाहे इनडायरेक्टली प्लांट्स पे यानी एनिमल्स पे डिपेंडेंट हो। जिन एनिमल्स पे वो डिपेंडेंट रहते होंगे, कुछ एनिमल्स दूसरे एनिमल्स पे डिपेंडेंट रहते होंगे, जिन पे वो डिपेंडेंट है वो भी कहीं ना कहीं आगे प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट होते हैं। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम जो एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, वो सब किस पे डिपेंडेंट रहते हैं बच्चे? प्लांट्स पे। Since we know that animals depend upon the external source for food, on the basis of food habits, the heterotrophic nutrition is therefore subclassified into three categories. देखो, एक्सटर्नल सोर्स पे ही डिपेंड रहते हैं एनिमल्स। ठीक है। तो उसी सोर्सेज के अकॉर्डिंग एनिमल्स को कैटेगराइज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बेसिस पे तीन कैटेगरीज में एनिमल्स को डिवाइड किया हुआ है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस और तरह के ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं। यहाँ पे बच्चे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तीन तरह की बताई गई है, दैट इज फर्स्ट इज हर्बीवोर्स, सेकंड इज कार्निवोर्स एंड थर्ड इज ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। देखो बच्चे, हर्बीवोर से आपको क्लियर हो जाना चाहिए, हर्बी मीन्स क्या होता है? हर्ब्स। क्या होता है? प्लांट्स। ठीक है। हर्बी मीन्स प्लांट्स, और वोर्स का मतलब होता है ईट, ईट करना। जो प्लांट ईटर्स हैं उनको क्या बोलेंगे? हर्बीवोर्स। जो डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंडेंट रहते हैं फॉर देयर फूड, दोज ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज हर्बीवोर्स। नेक्स्ट हमारे पास कार्निवोर्स। ठीक है बच्चे, कार्निवोर्स कौन से होते हैं? those organisms who are dependent upon other animals, ठीक है, who are animal eaters और meat eaters, जो मीट खाते हैं, जो मीट को गेन इंजेस्ट करते हैं बच्चे, those are known as the carnivores। अब omnivores कौन से आ गए? ओमनी मीन्स होता है बच्चे बोथ। ठीक है। ओमनी में क्या आएगा? बोथ। वो ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट्स को भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं या दूसरे एनिमल्स पे भी डिपेंडेंट रहते हैं फॉर देयर फूड। क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। अब बच्चे यहाँ पे बताया गया है कि व्हाट आर हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है। साथ में इनकी एग्जांपल दी हुई है, एक दो एग्जांपल मैं अपनी तरफ से भी आपको बता दूंगी। फर्स्ट इज हर्बीवोर। हर्बीवोर एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। डेफिनेटली आई टोल्ड यू अर्लियर दैट हर्बीवोर्स कौन से होते हैं? एनिमल्स को जो एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं वो कौन से होते हैं? हर्बीवोर्स। कार्निवोर्स बच्चे, एनिमल्स दैट ईट मीट, जो मीट खाते हैं वो कौन से एनिमल्स होते हैं? कार्निवोर्स। और ओमनिवोर, वो एनिमल्स जो दोनों खाते हैं, प्लांट्स भी और मीट भी कंज्यूम करते हैं, उनको बोलते हैं ओमनिवोर। ठीक है बच्चा। यहाँ पे हर्बीवोर के अगर हम एग्जांपल लें तो हर्बीवोर में जो प्लांट ईटर्स हैं कौन कौन से हैं? यहाँ पे आपके पास शीप की एग्जांपल बताई हुई है, गोट है बच्चे, वो भी जो डायरेक्ट प्लांट ईटर्स हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें कि जैसे डियर हो जाते हैं, ठीक है, वो भी डायरेक्ट प्लांट ईटर्स हैं। ग्रास ऊपर है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो प्लांट ईटर। वो कौन से हैं? सारे हर्बीवोर्स। कार्निवोर में जो सिर्फ मीट खाते हैं, जो प्लांट्स पे डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं रहते, जैसे लाइन हो गया, टाइगर हो गया, ठीक है बच्चे, स्नेक्स हो गए, तो ये क्या करते हैं? ये डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं होते प्लांट्स पे, ये मीट खाते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? कार्निवोर्स। ओमनिवोर्स वो होते हैं जो मीट और प्लांट्स दोनों खाते हैं। जैसे बच्चे, सबसे बड़ी एग्जांपल अगर हम लें तो ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स आर omnivores because we eat plants and animals or meat both। ठीक है।
दोनों तरीके से हम खा सकते हैं, दोनों चीजें हमें डाइजेस्ट हो जाती हैं, सो वी आर ओमनिवोर्स। अब यहाँ पे बच्चे के टॉपिक पढ़ेंगे दैट सिंस देयर इज अ वैरायटी ऑफ फूड द डाइजेस्टिव सिस्टम इज आल्सो डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स। देखो, वैरायटी ऑफ फूड प्रेजेंट है, अलग अलग तरह का फूड है, चाहे प्लांट्स बोल लो चाहे मीट बोल लो, ठीक है, बहुत ही तरीके का फूड है, अलग अलग कंटेंट्स उनमें रहते हैं, तो उसी अकॉर्डिंग में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हर ऑर्गेनिज्म में क्या रहता है, वो डिफरेंट रहता है। अगर हम बात करें बच्चे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, द फूड में बी टेकन बाय द एंटायर बॉडी सरफेस थ्रू डिफ्यूजन। अब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में मैंने आपको बताया था कि सिंगल सेल है, तो इसमें फूड एंटायर बॉडी सरफेस से गेन किया जा सकता है। क्लियर है? अगर हम सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात नहीं करते, अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, इनमें क्या रहता है बच्चे, इनमें क्या रहता है कि बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो सबकी सरफेस इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं रहती। जैसे यहाँ पे मल्टी सेल्स है, तो बाहर वालों की सरफेस तो एनवायरमेंट के कांटेक्ट में है, लेकिन जो बीच वाले सेल रह जाते हैं उनकी सरफेस एनवायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं रहती, उनमें वो डिफ्यूजन का प्रोसेस नहीं हो सकता, बहुत ही स्लो प्रोसेस चलेगा। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या रहता है बच्चे, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स लाइफ प्रोसेस होते हैं, ठीक है। उनमें क्या रहता है कि अलग डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है, अलग से एक एक्सक्रीटरी सिस्टम रहता है, जिसके थ्रू उनके सारे जो एक्सक्रीशंस है, डाइजेशन है, न्यूट्रिशन है, वो परफॉर्म होते हैं, ठीक है। देयर आर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, डिफरेंट पार्ट्स बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। देखो वही बात होगी, देयर आर टिश्यूज, जैसे सेल से मिला के क्या बनते हैं बच्चे, टिश्यूज, टिश्यूज से मिला के क्या बनते हैं, ऑर्गन्स, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे हमारे पास टिश्यूज है, ठीक है, टिश्यूज होते हैं बच्चे, टिश्यूज के साथ ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, जो कि मिलके क्या बनाते हैं, प्रॉपर एक सिस्टम बनाते हैं, जो क्या रन करते हैं न्यूट्रिशन को, एक्सक्रीशन को, रेस्पिरेशन को, ट्रांसपोर्टेशन को। तो इस हिसाब से हमारी बॉडी में ये लाइफ प्रोसेस चलते हैं। क्लियर है? अब हम जाएंगे अपनी नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट इज बच्चे द स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स परफॉर्मिंग होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे एनिमल्स होलोजोइक न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं, उनके स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे। बच्चे होलोजोइक न्यूट्रिशन में मैंने आपको बताया था, ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, पहले कॉम्प्लेक्स फूड को इंजेस्ट करेंगे। इसमें क्या रहता है कि कॉम्प्लेक्स फूड को बॉडी के अंदर ले जाके देन उसकी डाइजेशन होती है। उसके बाद जो डाइजेशन के बाद न्यूट्रिएंट्स में ब्रेक डाउन होता है फूड का, उसके बाद उसको एब्जॉर्ब किया जाता है बॉडी में। जैसे कॉम्प्लेक्स फूड को खाया, देन इसकी क्या हो गई, ब्रेक डाउन हो गई इस फूड का, दैट इज डाइजेशन। उसके बाद डाइजेशन से क्या होगा, यहाँ से इस इन न्यूट्रिएंट्स को क्या कर लिया जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और जो अनएब्जॉर्ब मटेरियल बच जाएगा बच्चे, उसको रिमूव कर दिया जाएगा। क्लियर है? मोनोसाइक न्यूट्रिशन में क्या होगा, सबसे पहले इंजेक्शन होगी, देन उसका बॉडी में डाइजेशन होगा, देन डाइजेस्ट जो हो जाएंगे न्यूट्रिएंट्स, जो ब्रेक डाउन हो जाएंगे, उनका एब्जॉर्प्शन होगा बॉडी में, देन अजीमिलेशन होगा। अजीमिलेशन मतलब क्या है कि जो न्यूट्रिएंट्स ब्रेक डाउन हो गए और जिनका एब्जॉर्प्शन हो गया, अब एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो हर डिफरेंट डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी के पास पहुंचेंगे। पहुंचने के बाद हर सेल उन न्यूट्रिएंट्स को यूज करेगा, ठीक है, फॉर बॉडी ग्रोथ। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा उसको क्या कर दिया जाएगा, इजेस्ट कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा बच्चों के पास। क्लियर है? The food is taken in by the animals is utilized in getting energy, growth and other life activities. जो भी फूड इनटेक किया जाता है एनिमल्स के द्वारा, ठीक है, उसको किसमें यूटिलाइज किया जाता है, एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, अदर लाइफ एक्टिविटीज के लिए। तो यहाँ से हम पढ़ सकते हैं बच्चे, जो फूड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का। न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ लाइफ, बिकॉज फ्रॉम दैट वी गेट एनर्जी, ग्रोथ एंड अदर लाइफ एक्टिविटीज। ठीक है, अगर न्यूट्रिशन हमें नहीं मिलेगा तो ये चीजें भी हमें नहीं मिलेंगी, तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं होगी बच्चे। नेक्स्ट इज द फाइव मेन प्रोसेसेस विच आर कंसर्न विद द यूज ऑफ फूड बाय एनिमल्स। कौन कौन से हैं? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड इजेशन। फाइव प्रोसेसेस कौन कौन से हैं? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड इजेशन। इसके बाद बच्चे इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में पढ़ेंगे।
सो होलोजोइक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स, ठीक है। सबसे पहला इंजेक्शन हो गया, ठीक है। इंजेक्शन में क्या रहता है बच्चे, इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड। इंजेक्शन ऑफ फूड में भी माइक्रोफेजी और मैक्रोफेजी। देखो, इंजेक्शन ऑफ फूड, इंजेक्शन क्या है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, फूड को इनटेक करना। इंजेक्शन माइक्रोफेजी भी हो सकती है और मैक्रोफेजी भी हो सकती है। माइक्रोफेजी मतलब बच्चे माइक्रो माइक्रो साइज में भी जो फूड है वो प्रेजेंट रह सकता है, या माइक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मान लो चाहे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मान लो। माइक्रोफेजी में आपको मैं समझाऊंगी, जैसे आप बोलो कि अमीबा है, ठीक है। अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का फूड क्या रहता है, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। जैसे बहुत ही माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, वो उनका फूड रहता है। तो माइक्रोफेजी और मैक्रोफेजी, मैक्रोफेजी में क्या रहता है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहते हैं जो बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं। तो माइक्रोफेजी और मैक्रोफेजी में क्या रहता है कि इंजेक्शन हो रही है फूड की, लेकिन चाहे फिर वो माइक्रोफेजी हो चाहे वो मैक्रोफेजी हो, ठीक है, intake of food हो रहा है। इसके बाद what is digestion? It is a breaking of anhydrous bond of complex indiffusible food and conversion of it into the simple diffusible food with the help of hydrolysis। यहाँ पे क्या बताया बताया गया है कि बच्चे बहुत ही कॉम्प्लेक्स फूड को, ठीक है, जिसमें बहुत ही तरह के बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो फूड भी कहाँ से बना है, इनडायरेक्टली ऑर्गेनिक मैटर से बना, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, सबके क्या रहते हैं, बहुत ही अनहाइड्रस बॉन्ड्स रहते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड होता है, ठीक है। उनको किया जाता है बच्चे बॉडी में ब्रेक डाउन करने के बाद उनका कन्वर्जन किया जाता है इनटू सिंपल डिफ्यूजिबल फूड, ठीक है, जो प्रॉपरली डिफ्यूज हो सकता है, जिसकी डिफ्यूजन हो सकती है। कॉम्प्लेक्स फूड डिफ्यूज नहीं हो सकता, हमारी बॉडी में उसको डिफ्यूज नहीं किया जा सकता है। तो बॉडी में ले जाने के बाद उसको ब्रेक डाउन किया जाता है इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस जो कि डिफ्यूज हो सकते हैं बॉडी में विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या होते हैं बच्चे, एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जो ब्रेक डाउन करते हैं फूड मटेरियल का। क्लियर है। इसके बाद absorption, what is absorption? Absorption, it is a process by which digested or diffusible food diffuses into blood. The blood transports absorbed food to all cells। बच्चे, अब हमने फूड इनटेक किया, वो हमारे कहाँ पे गया, इंटेस्टाइन्स में गया। इंटेस्टाइन्स में उस फूड का ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन होने के बाद वो फूड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में टूटा, ठीक है, प्रोटीन्स अलग, कार्बोहाइड्रेट्स अलग। वो भी आगे जाके प्रोटीन्स का भी ब्रेकडाउन हुआ, कार्बोहाइड्रेट्स का भी ब्रेकडाउन हुआ, फैट्स का भी ब्रेकडाउन हुआ। जितने भी न्यूट्रिएंट्स उनका ब्रेकडाउन होने के बाद वहां से क्या किया, ब्लड ने उसको एब्जॉर्ब करके बॉडी के बाकी सेल्स तक क्या किया, पहुंचाया। वहां से उसको क्या किया, ब्लड ने एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। क्यों एब्जॉर्ब किया, ताकि वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स में पहुंचा सके उस फूड को जहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे एनर्जी की प्रोडक्शन होनी है। नेक्स्ट इज असिमिलेशन। असिमिलेशन, इट इज द प्रोसेस बाय विच एब्जॉर्ब फूड इज कन्वर्टेड इनटू लिविंग फूड, ठीक है बच्चे। लिविंग फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। इन एवरी सेल ऑफ बॉडी अमाइनो एसिड्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन्स, ग्लूकोज फॉर्म्स polysaccharides and fatty acids, glycerol synthesizes fats and nucleotides from nucleic acid। बच्चे, अब यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि कौन कौन से मटेरियल हम एब्जॉर्ब करते हैं, देन वो सेल में जाके एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। उनसे हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करवाते हैं, प्रोटीन्स में कन्वर्ट करते हैं, देन सेल्स में जाके भी वो, ठीक है, वापस से प्रोटीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज फॉर्म करते हैं, पॉलीसेकेराइड्स फैटी एसिड्स को फॉर्म करते हैं, ग्लिसरॉल बनाते हैं, ठीक है। ये जो सारे प्रोसेस है हम वैसे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे आपको ब्रीफ में बताया हुआ है कि व्हाट इज असिमिलेशन। असिमिलेशन क्या है, यूज ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय द सेल। क्लियर है। इसके बाद इजेशन। इजेशन, इट इज अ प्रोसेस ऑफ पासिंग आउट वेस्ट फूड। इजेशन क्या है, वेस्ट फूड को बच्चे, जो अनएब्सॉर्ब फूड है उसको क्या करना, बॉडी से रिमूव करना। क्या करना, रिमूव करना। अब हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो बच्चे यहाँ पे हम एनिमल्स की बात करेंगे। एनिमल्स में क्या है कि होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो किया जाता है, लेकिन उनके अलावा अमीबा में भी, अमीबा एंड एक और है बच्चे हमारे पास ऑर्गेनिज्म दैट इज पैरामीशियम। इनमें भी क्या रहता है कि होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो होता है। अगर हम अमीबा में पढ़े तो हमारे पास
वेरियस स्टेप्स रहते हैं, 5 to 6 स्टेप्स रहते हैं, जिसके थ्रू अमीबा होलोजोइक न्यूट्रिशन को परफॉर्म करता है। अब बच्चे अमीबा क्या है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। क्या है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के पास कुछ स्पेशल फंक्शंस तो है नहीं, कुछ स्पेशल डाइजेस्टिव सिस्टम तो है नहीं, तो इनमें होलोजोइक न्यूट्रिशन परफॉर्म होता कैसे है? बच्चे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा है, ठीक है, ये क्या करते हैं, इनके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल में जो बाहर वाली मेम्ब्रेन क्या होती है, किस क्या बोलते हैं इसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या करती है? अमीबा की प्लाज्मा मेम्ब्रेन नकली हाथ क्रिएट करती है। नकली हाथ मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन आगे एक्सटेंड होके सीरोपोडिया बनाती है। क्या बनाती है बच्चे? यहाँ पे आप डायग्राम में देख पा रहे होगे, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एक्सटेंड होके क्या बना रही है? सीरोपोडिया। सीरोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स फिट। फॉल्स फिट नकली हाथ बनाएगी। उससे क्या करेगी बच्चे? अगर अमीबा के सामने कोई भी फूड पार्टिकल आता है तो वो सीरोपोडिया की मदद से अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सटेंड करके सीरोपोडिया की मदद से फूड को एनगल्फ करती है। फूड को एनगल्फ करने के बाद पहले अमीबा सेंस करता है फूड को, देन उसको सीडोपोडिया की मदद से फूड को सराउंड करके, ठीक है, अमीबा के अंदर लेके आते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल। ये यहाँ पे बच्चे फूड को इन्होंने एनगल्फ किया, अंदर जाके किस में कन्वर्ट हो गया? फूड वैक्यूल में। फूड वैक्यूल में जो फूड है वो फूड वैक्यूल में इनक्लोज रहता है, प्रेजेंट रहता है, ठीक है। उसके बाद इस फूड वैक्यूल में एंजाइम्स एंटर करते हैं। अमीबा में क्या करते हैं? एंजाइम्स एंटर करते हैं। एंजाइम फूड वैक्यूल में एंटर करने के बाद फूड वैक्यूल में ही उसका ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन का मतलब होता है डाइजेशन करेंगे। डाइजेशन करने के बाद बच्चे वहीं पे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा इनटू अमीबा, सरफेस के थ्रू अमीबा में, फूड वैक्यूल के सरफेस के थ्रू अमीबा में न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और जो अनएब्जॉर्ब मटेरियल होगा उसको वापस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास लाके अमीबा से इजेस्ट कर दिया जाएगा, एक्सपेल कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। क्लियर है बच्चे? फूड वैक्यूल को देन निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो इट मीन्स कि हम देख पा रहे हैं amoeba is also performing a type of nutrition which is follows a type of nutrition, and it is following all the 6 steps of holosic nutrition, not 6 but 5, but for example ingestion, digestion, absorption, assimilation, and then digestion. Clear? Amoeba. It is unicellular organism which eats microscopic plants and animals as food. These are फाउंड फ्लोटिंग इन वाटर। तो यहाँ पे बच्चे जैसे मैंने माइक्रोफिजी और मैक्रोफिजी बताया, तो माइक्रोफिजी का मतलब क्या है कि माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो भी ईट जो भी करेगा, दैट टाइप ऑफ प्रोसेस इज आल्सो इंजेक्शन। अगर जो फूड मटेरियल होगा वो मैक्रोस्कोपिक होगा, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, उसको क्या बोलेंगे? मैक्रोफेजी। क्लियर है? इसके बाद द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा। अमीबा के थ्रू बच्चे जो फूड को ऑब्टेन किया जाता है सीरोपोडिया बना के एनगल्फ करने के तरीके को, फूड को एनगल्फ करना, दैट इज फेगोसाइटोसिस, सेल्फ फीडिंग। सेल्फ फीडिंग, सेल्फ फीड करता है अपने आप को एनगल्फ करके, ठीक है, फॉरेन मटेरियल को या फूड को, दैट इज फेगोसाइटोसिस। क्लियर है? न्यूट्रिशन इन अमीबा हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द फूड हैबिट्स ऑफ अमीबा, ठीक है। न्यूट्रिशन इन अमीबा शोज हाउ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स amoeba take up their food, digest it, and throws out the waste. Nutrition in amoeba is achieved with the help of 5 main steps. हमें इससे पता चलता है कैसे वो फूड को इंगल्फ करते हैं, कैसे डाइजेस्ट करते हैं और कैसे एब्सॉर्ब करते हैं। अब 5 स्टेप्स में होता है वो भी आपको बता दिया। न्यूट्रिशन इज रिक्वायर्ड फॉर अमीबा सर्वाइवल सिमिलर टू एनी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन अर्थ। इन अमीबा holozoic mode of nutrition is easily and clearly can be observed. अमीबा में भी बच्चे इजीली और क्लियरली ऑब्जर्व किया जा सकता है जो होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है कि वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। इन दिस आर्टिकल वी स्टिल लुक इनटू द डेफिनेशन ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। यहाँ पे स्टिल हम क्या देखेंगे? डेफिनेशन ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन अमीबा, द प्रोसेस बाय विच दे गेट देयर न्यूट्रिशन। क्लियर है बच्चे? अमीबा में आपको आई थिंक होलोजोइक न्यूट्रिशन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इन पैरामीशियम। पैरामीशियम में बच्चे होलोजोइक न्यूट्रिशन कैसे परफॉर्म की जाती है? अब पैरामीशियम में क्या रहता है?
इसमें बच्चे कुछ ऐसा नहीं है कि ये कुछ नकली हाथ सीडोपोडिया बनाएंगे फिर फूड को एनगल्फ करेंगे। यहाँ पे स्पेशल एक ओपनिंग रहती है जहां से फूड एंटर करता है पैरामीशियम में। ठीक है बच्चे, पैरामीशियम में फूड एंटर करने के बाद ठीक है फूड वैक्यूल में प्रेजेंट रहता है। फूड वैक्यूल में ये जो फूड होता है ठीक है, उसके बाद फूड वैक्यूल में इसका डाइजेशन होता है। देन वहीं से उसका डाइजेशन होगा, एंजाइम्स एंटर करेंगे, वहीं से फूड को क्या कर लिया जाएगा, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के बाद वो जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा उसको क्या कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। यहाँ पे बच्चे बक्कल कैविटी प्रेजेंट रहती है जहां से फूड एंटर करेगा ठीक है पैरामीशियम में। देन एंटर करने के बाद वो फूड वैक्यूल में रहेगा, उसके बाद फूड वैक्यूल में ही उसका डाइजेशन होगा, डाइजेशन होने के बाद अब्जॉर्प्शन होगा, देन अजिमिलेशन होगा। देन जो अनडाइजेस्टेड फूड है यहाँ पे आप देख पा रहे हो वो क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा पैरामीशियम से। अब बच्चे अगर आसपास कहीं भी फूड मटेरियल प्रेजेंट है पैरामीशियम के तो बक्कल कैविटी में डायरेक्ट जाएगा नहीं, ठीक है, अपने आप नहीं चला जाता है। बक्कल कैविटी में कैसे जाता है कि ये जो सिलिया प्रेजेंट है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर पैरामीशियम के अराउंड प्रेजेंट है, ये क्या करते हैं बच्चे, फूड को स्वीप स्वीप इन करते हैं। फूड को क्या करेंगे, स्वीप इन करेंगे इनटू बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी में स्वीप इन करेंगे, बक्कल कैविटी में इंगल्फ करेंगे, ठीक है, लेके जाएंगे थ्रू विद द हेल्प ऑफ सिलिया, सिलिया की हेल्प से फूड को स्वीप इन करेंगे, अपने बक्कल कैविटी में लेके जाएंगे। उसके बाद इसका डाइजेशन होगा और इजेशन। क्लियर? Paramecium is also unicellular organism like amoeba. It has hair-like structure called cilia all over the body, which helps paramecium to move. Clear है? जिस जो पैरामीशियम को मूव करने में भी हेल्प करती है। और बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ सिलिया, आगे पीछे की जो सिलिया की मूवमेंट है, हेल्प इन स्वीपिंग द फूड इनटू माउथ, फूड को माउथ में ले जाने के लिए हेल्प करती है। द न्यूट्रिशन इन इट ऑल्सो टेक्स 5 स्टेप्स लाइक अमीबा, ठीक है, जो इसमें न्यूट्रिशन है वो भी 5 स्टेप फॉलो करती है जैसे कि अमीबा में फॉलो किए जाते हैं। क्लियर है बच्चा? इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स अभी पेंडिंग है, जो हमारा लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन का एटलीस्ट लास्ट टॉपिक है। इसके बाद बच्चे हमारे जो टॉपिक्स बचेंगे दैट इज एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड रेस्पिरेशन। धीरे धीरे करके एक एक लेक्चर में हम पढ़ेंगे, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। इस न्यूट्रिशन का हमारे पास जो टॉपिक है लास्ट दैट इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, वो लेफ्ट है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उससे पहले बच्चे थोड़े से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो टॉपिक हमने अभी तक पढ़े हैं उसके बेसिस पे। ठीक है बच्चे? अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे दैट फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ अमीबा टेक्स इन फूड एंड एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। अमीबा बच्चे फूड कैसे इंजेस्ट करता है उसको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना है। अब यहाँ पे हम अभी अमीबा के बारे में पढ़ के आए हैं, ठीक है, सारा हमने अमीबा के बारे में पढ़ा है, एग्जाम्पल आपको वहीं मिल जाएगी। ठीक है बच्चे, दिस इज एन एग्जाम्पल, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो या आप, ठीक है, सीडोपोडिया बता सकते हो कि जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक्सटेंड होके नकली हाथ बनाती है, ठीक है, नकली हाथ बना के वो क्या करती है, फूड को एंगल्फ करके अपने अंदर अमीबा उस फूड को फूड वैक्यूल में एंटर करवा के लेके जाते हैं। क्लियर है? अमीबा यूज सीडोपोडिया विच आर टेम्परेरी एक्सटेंशंस ऑफ देयर सेल मेम्ब्रेन्स टू टेक इन फूड। ये कौन से एक्सटेंशन होते हैं? टेम्परेरी एक्सटेंशन, जो बाद में खत्म भी हो जाते हैं बच्चे, ठीक है, गायब भी हो जाते हैं। And next question is, what is phagocytosis? Phagocytosis is the process by which a cell engulfs a large particle. कोई भी सेल वो large particle को engulf करता है, that process is known as phagocytosis. Like bacterium को engulf करे या dead tissue को engulf करे using its plasma membrane, अपनी plasma membrane के use से किसी भी बैक्टीरिया को या डेड टिश्यू को एनगल्फ करता है कोई भी सेल, दैट प्रोसेस इज नोन एज फेगोसाइटोसिस। क्लियर है? इन विच फॉर्म फूड इज प्रिपेयर्ड इन प्लांट्स एंड इन विच फॉर्म डज इट बी स्टोर। हमने पढ़ा है प्लांट्स में किस फॉर्म में फूड स्टोर होता है। डेफिनेटली बच्चे प्लांट में ग्लूकोज की फॉर्म में पहले तो फूड बनता है, और स्टोर किस फॉर्म में होता है? स्टार्च की फॉर्म में। किस फॉर्म में बच्चे? स्टार्च की फॉर्म में। स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बट ग्लूकोज इज अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट। ये चीज आपने याद रखनी है। बनता किस फॉर्म में है? ग्लूकोज की फॉर्म में। और स्टोर किस फॉर्म में होता है? स्टार्च की फॉर्म में। क्लियर है?
इसके बाद बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।